आखिर शक्ति का बंटवारा क्यों जरूरी है? इससे समाज और सरकार को क्या फायदे होते हैं? आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। पहले के समय में राज्य के पास सारी शक्ति होती थी। वही नियम बनाते थे, वही ये देखते थे कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, और अगर कोई नियम नहीं मान रहा होता था तो उसको दंडित भी राजा ही करते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। अब सारी शक्ति सरकार के पास है और सरकार ने इस शक्ति को विभाजित किया हुआ है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका ये सुनिश्चित करती है कि जो लोग कानून का पालन नहीं करते उन्हें दंडित किया जाए। पहले ये माना जाता था कि सारी शक्ति एक ही व्यक्ति या एक ही समूह के पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर शक्ति को बांट दिया गया तो निर्णय लेने में समस्या होगी। लेकिन लोकतंत्र आने के बाद हमें ये समझ आया कि ऐसा नहीं है। अब सही निर्णय लेने के लिए शक्ति को विभाजित करना अच्छा है। ये जानने के लिए कि पावर शेयरिंग कितनी महत्वपूर्ण है, हम दो देशों को उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम एक छोटा सा देश है जो नीदरलैंड्स, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस से घिरा हुआ है। बेल्जियम की कुल आबादी में 59% लोग फ्लेमिश समुदाय से हैं, जो डच भाषा बोलते हैं, और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बाकी 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है, जहां 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। यहाँ डच बोलने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उन्हें आर्थिक विकास और शिक्षा के लाभ काफी समय बाद मिले। इसकी वजह से 1958 और 1968 के बीच दोनों समुदायों में काफी तनाव हुआ, खासकर ब्रसेल्स में, क्योंकि ये देश डच बोलने वाले कमजोर समुदाय का था, लेकिन राजधानी में फ्रेंच बोलने वाले अल्पसंख्यक समुदाय का दबदबा था। इस स्थिति की तुलना हम दूसरे देश श्रीलंका से कर सकते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय राष्ट्र है, जिसके चारों तरफ पानी है और ये भारत के तमिलनाडु तट से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। श्रीलंका की 70% आबादी सिंहली भाषा बोलती है, जबकि 20% आबादी तमिल भाषा बोलती है। तमिल आबादी दो प्रकार की है। एक वे तमिल, जिन्हें श्रीलंकाई तमिल कहा जाता है, जो कुल आबादी का 13% है, और दूसरे वे तमिल हैं, जिन्हें औपनिवेशिक काल में चाय बागानों में काम करने के लिए भारत से श्रीलंका लाया गया था। इन्हें भारतीय तमिल कहा जाता है। दोनों देशों में क्या हुआ, ये देखने की बात है। श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिली और सिंहली बहुसंख्यक समुदाय ने सरकार पर अपना दबदबा बनाया। सत्ता में आने के बाद उन्होंने श्रीलंका में कई बहुसंख्यकवादी कदम उठाए। 1956 में उन्होंने एक कानून पास किया और सिंहली को श्रीलंका की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिनसे सिंहली भाषा को प्राथमिकता मिली, जैसे कि नौकरियों और विश्वविद्यालयों में। इसके अलावा एक नया संविधान बनाया गया, जिसके अनुसार राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा और उसे बढ़ावा देगा। इन सभी कारणों से श्रीलंकाई तमिलों को लगने लगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी उनकी भाषा या संस्कृति के प्रति संवेदनशील नहीं है। उन्हें ये भी लगा कि संविधान और सरकारी नीतियां उन्हें समान अवसर नहीं दे रही हैं। इन सभी चीजों की वजह से सिंहली और तमिल समुदाय के बीच तनाव बढ़ने लगा। फिर श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी अलग पार्टी बनाई ताकि वे अपनी भाषा तमिल को भी आधिकारिक भाषा बना सकें, और उन्हें क्षेत्रीय स्वायत्तता चाहिए थी। क्षेत्रीय स्वायत्तता का मतलब था कि उन्हें अपने क्षेत्र में सभी निर्णय लेने की आज़ादी हो, लेकिन उनकी ये मांग हर बार खारिज कर दी जाती थी। इसके बाद एक बहुत ही मजबूत पार्टी का उदय हुआ और उन्होंने ये मांग करना शुरू कर दिया कि तमिलों की अपनी एक अलग इलाके के रूप में पहचान हो, यानी श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्से को एक अलग राज्य बनाया जाए। इसके बाद दोनों समुदायों के बीच गृहयुद्ध शुरू हो गया, जिसकी वजह से दोनों समुदायों के काफी लोग मारे गए। बहुत से लोगों को अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। इन सब की वजह से श्रीलंका पर बहुत बुरा असर पड़ा। दूसरी ओर बेल्जियम के नेताओं ने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने अपने बीच के अंतर
जैसे क्षेत्रीय और सांस्कृतिक अंतर को स्वीकार किया और 1977 से 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान को 4 बार बदला ताकि वे इसे लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार ढाल सकें। इससे सभी समुदायों को साथ लेकर चलने में मदद मिली। अभी जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है वह दुनिया के बाकी देशों से काफी अलग और नवीन है। इससे पहले कि हम देखें कि बेल्जियम ने कैसी व्यवस्था अपनाई, पहले ये जानते हैं कि हम शक्ति को किन तरीकों से बांट सकते हैं। सरकार के अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा। इसमें सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का वितरण किया जाता है। ये तीनों अलग अलग स्तर पर काम करते हैं और इनकी शक्तियां अलग अलग होती है। यहाँ शक्ति का संतुलन बनाए रखा जाता है, यानी यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी एक के पास बहुत ज्यादा शक्ति न हो। ये अंग एक दूसरे पर नजर रखते हैं। उदाहरण के लिए, विधायिका कार्यपालिका के काम पर नजर रखती है और न्यायपालिका दोनों पर नजर रखती है। सरकार के विभिन्न स्तरों पर शक्ति का बंटवारा। इसमें सरकार को अलग अलग स्तरों पर बांटा जाता है, जैसे केंद्र और राज्य सरकार। ऐसी सरकार को जहां शक्ति केंद्र और राज्य के बीच बटी होती है, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। इसी तरह शक्ति को और नीचे के स्तर पर भी बांटा जा सकता है, जैसे जिला और पंचायत स्तर पर। विभिन्न समुदायों के बीच शक्ति का बंटवारा। इसमें देश में रहने वाले सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है ताकि उनकी भी सरकार या प्रशासन में भूमिका हो। उदाहरण के लिए, हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सिस्टम कैसे काम करता है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी या महिलाओं के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सरकार में उनकी आवाज सुनी जा सके। ये शक्ति के बंटवारे का एक तरीका है जो ये सुनिश्चित करता है कि शक्ति किसी एक के पास केंद्रित न हो, बल्कि सभी के बीच बटी हो। राजनीतिक दलों के बीच शक्ति का बंटवारा। इसमें राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है जो ये सुनिश्चित करती है कि सिर्फ एक राजनीतिक दल ही हावी न हो, बल्कि अलग अलग दल सत्ता में आ सकें। लोग और समूह जैसे कि व्यापारी, उद्योगपति, किसान और विभिन्न प्रकार के कामगार अपने अपने समूह बनाते हैं। इन समूहों का भी सरकारी शक्ति में हिस्सा होता है। ये समूह सरकार की नीतियों में भाग लेते हैं या सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इस तरह ये भी शक्ति के बंटवारे का हिस्सा होते हैं। अब हमें ये समझ में आ गया है कि शक्ति का बंटवारा कितने तरीकों से हो सकता है। आइए अब देखते हैं कि बेल्जियम ने कैसी व्यवस्था अपनाई। बेल्जियम के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या बराबर होनी चाहिए। कुछ विशेष नियम बनाने के लिए बहुमत का समर्थन होना जरूरी है और हर भाषाई समुदाय की सहमति आवश्यक है। यानी अगर कोई विशेष कानून पास करना है तो डच और फ्रेंच दोनों भाषाई समुदायों की मंजूरी चाहिए। इसका मतलब है कि कोई भी एक समुदाय अकेले निर्णय नहीं ले सकता। बेल्जियम ने यह कदम उठाया कि केंद्र सरकार ने अपनी अधिकांश शक्तियां राज्य सरकारों को दे दीं, जो 2 क्षेत्रों फ्लेमिश और वालोनिया पर आधारित हैं। राज्य सरकारें केंद्र सरकार से कमजोर नहीं हैं, बल्कि उनके पास समान शक्तियां हैं। ब्रसेल्स की सरकार एक अलग मॉडल है, जहां दोनों समुदायों डच और फ्रेंच का समान प्रतिनिधित्व होता है। फ्रेंच समुदाय ने ब्रसेल्स में समान प्रतिनिधित्व स्वीकार किया, क्योंकि डच समुदाय ने केंद्र सरकार में समान प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। इन दोनों प्रकार की सरकारों, केंद्र और राज्य के अलावा बेल्जियम में एक तीसरी प्रकार की सरकार भी है, जिसे कम्युनिटी सरकार कहा जाता है। ये सरकार भाषाई समुदायों जैसे डच, फ्रेंच और जर्मन के आधार पर बनाई गई है। चाहे वे लोग कहीं भी रहें, इस सरकार के पास शिक्षा, संस्कृति और भाषा से जुड़े सभी मुद्दों की शक्तियां हैं। ये मॉडल शुरू में आपको बहुत जटिल लग सकता है, लेकिन इस व्यवस्था की वजह से बेल्जियम में सब कुछ शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से चल रहा है। सभी समुदायों के बीच सहमति बनी हुई है। इन दोनों देशों, बेल्जियम और श्रीलंका, से हमने क्या सीखा? दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं,
लेकिन जिस तरह से उन्होंने शक्ति के बंटवारे के सवाल को हल किया है, वह अलग-अलग है। बेल्जियम ने महसूस किया कि अगर उन्हें देश में एकता बनाए रखनी है, तो ये तभी संभव है जब सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान किया जाए और उनके हितों का ध्यान रखा जाए। इस समझदारी की वजह से सभी लोग एक साथ आए और एक आपसी स्वीकार्य व्यवस्था पर सहमत हुए। वहीं श्रीलंका में स्थिति अलग थी। वहां यह देखने को मिला कि अगर बहुसंख्यक समुदाय चाहे तो शक्ति के बंटवारे से इनकार कर सकता है और इसका देश की एकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पावर शेयरिंग उचित क्यों है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पावर शेयरिंग से समाज में टकराव कम होते हैं। पावर शेयरिंग की वजह से विभिन्न समुदायों के बीच संघर्ष कम होते हैं या फिर उनकी तीव्रता कम हो जाती है। सामाजिक विविधता के कारण हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है, लेकिन पावर शेयरिंग से राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। शॉर्ट टर्म में ऐसा लग सकता है कि बहुसंख्यक समुदाय को इससे कोई समस्या होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये समझ आता है कि सभी को शक्ति में हिस्सा मिल जाता है। लोकतंत्र में पावर शेयरिंग जरूरी है। दूसरा कारण ये है कि लोकतंत्र में सभी को अपना नेता चुनने की आज़ादी होती है। लोकतांत्रिक सरकार में सभी लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि हम जिन नेताओं को चुनते हैं वे कानून बनाते हैं। ये कानून सिर्फ उनके लिए नहीं होते जिन्होंने उन्हें वोट दिया, बल्कि उनके लिए भी होते हैं जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। एक लोकतांत्रिक सरकार को लोगों से सलाह लेनी पड़ती है कि उन्हें कैसी नीतियां चाहिए। एक वैध सरकार वही होती है जिसमें नागरिकों की भागीदारी होती है और उनकी राय को महत्व दिया जाता है। उनकी जरूरतों और भावनाओं का सम्मान किया जाता है। पावर शेयरिंग सिर्फ एक राजनीतिक अवधारणा नहीं, बल्कि लोकतंत्र का मूल स्तंभ है। क्या आप मानते हैं कि भारत में शक्ति का बंटवारा संतुलित है? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।